नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वाराणसी लाइव में आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक संकट से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। और ये शुरुआत करते हैं। काफ़ी दिनों तक इंतजार के बाद यूपी बोर्ड के कई स्कूलों में दाखिले के लिए फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है। अभी तक यह स्कूल विभाग की तरफ से गाइडलाइन मिलने का इंतजार कर रहे थे। इस संबंध में डीएवी इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य का कहना है कि अभिभावकों की तरफ से भी लगातार इस बारे में जानकारी मांगी जा रही है। इसके अलावा उनके विद्यालय में कुछ छात्र कक्षाओं में छात्रों की संख्या कम है या फिर एकदम शून्य के बराबर है। इस स्थिति में उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने दाखिले के लिए फॉर्म निकालना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वैसे तो यूपी बोर्ड के विद्यालयों में 20 मई तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, जिसके बाद जुलाई से सीधे कक्षाएं आरंभ हो जाती हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण प्रवेश फॉर्म बंट नहीं पाए, जिसके कारण इस साल प्रवेश की प्रक्रिया काफ़ी विलंब से शुरू की जा रही है। विद्यालय में फॉर्म वितरण शुरू हो गया। दरअसल में उफाफो की स्थिति थी और सरकार का स्पष्ट आदेश न होने के कारण, विभाग का स्पष्ट आदेश न होने के कारण असमंजस में विद्यालय का प्रशासन था, व्यवस्था थी और गार्जियन में भी एक भय था कि नहीं हमारे बच्चे घर से कैसे जाएं। लेकिन हम लोग जो है यहाँ डीएवी इंटर कॉलेज में पेपर में भी निकलवाया गया कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सुरक्षा संक्रमण न होने पावे इतना सुरक्षा दे करके यहाँ बीच बीच में फार्म का वितरण चल रहा था। और बड़े खुशी की बात है कि इस विद्यालय में 120 फार्म के लगभग अब तक बिक गए हैं और यहाँ का माहौल, पठन पाठन का माहौल बहुत बेहतर है। ये सारी जनता जानती है यहाँ लोकल। और कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल कॉलेज सब बंद है। खासकर प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के पास किताब ना होने से उन्हें पढ़ाई करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब जबकि स्कूलों में किताबें आ चुकी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी की पहल पर इन्हें बांटने का काम शुरू हो गया है। खुद बीएसए ने घर घर जाकर बच्चों को किताब और बैग दिया। बीएसए का कहना है कि इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि बच्चों की पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो। स्कूल बंद होने के चलते सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। ऐसे में अब किताबें मिल जाने से छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बीएसए की इस पहल का अभिभावकों ने भी स्वागत किया है। पापा गए काम करते कुकर गैस का और मम्मी ड्यूटी पे गए हैं। नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं और क्लास 4 है। किताब कापी आपके पास था नहीं, आज किताब कापी मिल गया है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अब पढ़ाई होगी? हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे बच्चे उसी जगह से पढ़ते हैं, आते हैं तो प्रशंसा करते हैं कि टीचर लोग मम्मी अच्छी हैं दादी। हाँ, खाना पीना की भी व्यवस्था करते हैं सब लोग। अब इन लोगों के लिए थैंक यू बोलेंगे और क्या, ये घर पे आके दे रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है। इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। बच्चे बहुत, हम लोग घर घर जाके बच्चों से मिल रहे हैं, उनको नामांकन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके गार्जियन से मिल रहे हैं, उनको पढ़ाई को लेकर के ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया जा रहा है। पढ़ाई में जैसे दीक्षा ऐप के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे इस ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे उसके थ्रू बच्चों को पढ़ना है। ये सब चीज़ें हम लोग घर घर जाके, हमारे बीएसए साहब जैसा कि आपने देखा खुद भी घर घर जा पहुँच रहे हैं। ये शासन के निर्देश पर जो हमारे सरकारी परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम उनके घर घर तक जा रहे हैं और उनको किताबें दे रहे हैं ताकि लॉकडाउन के कारण जो अगला सत्र है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और उसमें बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। और पूरी टीम के साथ जा रहे हैं कि हर एक बच्चे के घर तक पहुँचे और उनको शिक्षा के महत्व के बारे में, उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में बता सकें। किन किन क्लासों के बच्चों को ये सब वितरित कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ अधीन 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय हैं परिषदी। हम 1 से 8 तक के बच्चों की किताबें मुहैया करा रहे हैं। और कोरोना वायरस संक्रमण से इस समय देश में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होते जा रहा है। ऐसे में जनता अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह से सावधानी अपना रही है। वहीं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने भारत माता मंदिर पर सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन करते हुए शांतिपूर्वक धरना दिया, जिसमें छात्रों ने मांग रखी कि सरकार छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं के फीस का भुगतान करे और वहीं कोरोना वायरस के इस महामारी को देखते हुए परीक्षा को रद्द करते हुए सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए।
जान रहे हैं कि महामारी को देखते हुए कोविड-19 देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो 3 महीना क्लासेस नहीं चले हैं, 3 महीने क्लासेस नहीं चले, इसलिए छात्र छात्राओं की सभी प्रकार के फीस माफ़ किया जाए। हॉस्टल के भुगतान, कमरों के जो छात्र छात्राओं के भुगतान है वो सरकार करे। कोविड-19 को देखते हुए मैं क्लास में प्रमोट करने के लिए सरकार से निवेदन करता हूँ और जो भी कार्य जो 3 महीने से कार्य जो कोई फीस देने से अस्वस्थ है, सरकार उस मांग पे हम लोग की मांगों को पूरी करे और सभी छात्र छात्राओं के और जो भी 2020 और 21 में जो भी प्रवेश लेने के लिए चीज़ हो तो उनके लिए विशेष से विशेष छूट दी जाए। ये जो धरना दे रहे हैं, मेरी मांगे ये है कि सरकार बनियागिरी बंद करे। अगर शिक्षण संस्थानों से सरकार नहीं कमाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार का अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ा जाएगा। सरकार जो है अब सोच रही है कि सरकार छात्रों से ही कमा के अपना अर्थव्यवस्था सही कर ले, तो ये उचित नहीं है। हमारी मांग ये है कि कोविड-19 जैसी महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है और जिससे पूरे तमाम विश्व इसमें परेशान है और छात्रों के ऊपर एक तरह से देखा जाए तो ये खाने और पीने के लिए पैसे नहीं है, वो हॉस्टल का फ़ीस कहाँ से भरेंगे, वो फ़ीस कहाँ से जमा करेंगे। फिर उसके बाद छात्र 3 महीने हॉस्टल में रहे नहीं हैं, तो कम से कम जिस 3-4 महीने वो हॉस्टल में रहे नहीं तो उनका फीस माफ करके उनके अकाउंट में वापस कर दी। वाराणसी में विश्व हिंदू सेना ने कोरोना महामारी और देश के सबसे बड़े दुश्मन चाइना पर बगलामुखी मारण मंत्र द्वारा सर्वनाश करने का प्रयोग किया है। सूर्य ग्रहण काल में इस मंत्र का प्रयोग करने से कई गुना ज्यादा चमत्कारिक फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक मारण, सम्मोहन, उच्चाघाटन और आदि के लिए सबसे बड़ा तांत्रिक उपाय बगलामुखी मंत्र का प्रयोग है। ये जानकारी विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक ने दी है और कहा है कि अब पूरे विश्व में कोरोना का संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और चीन को भारत से हर कदम पर मुंह की खानी पड़ेगी और पूरे विश्व में चीन की दुर्दशा पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। चीन पूरे विश्व में अलग थलग पड़ जाएगा। बगलामुखी मारण मंत्र का प्रयोग करने के बाद अरुण पाठक ने बताया कि 1962 में सैन्य अधिकारियों के कहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 51 कुंडलीय बगलामुखी महायज्ञ करवाया था, जिसके बाद चीन को सेना वापस बुलानी पड़ी थी। सैनिकों को भागना पड़ा था। बहुत से चीनी सैनिक हैजा से भी मर गए थे। आज हमारे देश पर, पूरे विश्व पर चाइना ने संकट लाया है। भारतवर्ष देवभूमि है, एक ऐसी भूमि है जिस भूमि के लोगों का अन्य विश्व के किसी के भूमि से, अन्य विश्व के किसी के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका प्रमाण है कि जब जब विश्व पे संकट आया है, भारत भूमि सबसे पहले आगे बढ़ी है, भारत के लोग सबसे पहले आगे आए हैं, भारत के संत महात्मा ऋषि सबसे पहले आए हैं और ये काशी है। उस समय 62 में भी एक प्रधानमंत्री ने 51 कुंडी यज्ञ कराए थे। आज हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, नरेंद्र भाई मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में उनका प्रतिनिधि बन करके ये यज्ञ कर रहे हैं। और चेतगंज का बैरिंग मार्केट एक बार फिर से अपने पुराने रंग में आने को तैयार हो गया है। चाइना और भारत में इस समय बिगड़ते रिश्ते को देखते हुए जिस तरह से एक बार फिर चाइनीज सामानों के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, ऐसे में चेतगंज बैरिंग मार्केट को इससे बहुत उम्मीद है। 1998 तक चेतगंज बैरिंग मार्केट अपने बुलंदियों पर था। धीरे धीरे चाइनीज बैरिंग का आना भारत में शुरू हो गया। 2002 के बाद चाइनीज बैरिंग की डिमांड भारत में बढ़ने लगी, जिसके बाद भारत में बनने वाले बैरिंग पिछड़ते चले गए। इसका मुख्य कारण ये रहा कि भारत में बनने वाले बैरिंग की कीमत जहाँ अधिक होती थी, वहीं चाइना के बैरिंग काफ़ी सस्ते होते थे, जिस कारण चाइनीज बैरिंग ने पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया और चेतगंज बैरिंग मार्केट में कई हजार लोग बैरिंग व्यवसाय से जुड़े थे। वहाँ स्थिति यह हो गई कि लोग इस काम को छोड़कर दूसरे कामों की तरफ पलायन कर गए। वहीं कुछ लोग जो आज भी बैरिंग का कारोबार करते हैं, वर्तमान समय में उन्हें एक उम्मीद जगी है, अगर भारत सरकार या भारत के लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे भारतीय बैरिंग मार्केट को भी सीधा फायदा होगा और एक बार फिर चेतगंज बैरिंग मार्केट नए अवसर के साथ नजर आएगा और यहाँ कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। 2002 तक तो बढ़िया चला था। हाँ। ये चाइना 2000 में आया है। अच्छा। चाइना का बैरिंग जब से आया है तब से बाजार धीरे धीरे एकदम 90% ख़त्म हो गया। पहले 5000 थे जो, इसमें 500 भी नहीं है इस लाइन, इसलिए कि चाइना आ गया, इसकी वजह से। अरे उस समय तो बहुत व्यवसाय था, कम से कम 2-4 हज़ार लोग लगे हुए थे, 200-400 पर खाना था, उसमें मोटर बनता था, बैरिंग बनता था, कॉलर बोर्ड कटता था। जब से व्यवस्था अलग हो गया है, चाइना का जब से बैरिंग आया तब से रोजगार पे बहुत असर पड़ गया।
गदौलिया दशाश्वमेध क्षेत्र में हो रहे सड़क सुंदरीकरण के तहत आगामी भविष्य में क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किए जाने के बाद से इलाकाई निवासियों और व्यापारियों में काफ़ी असंतोष और बेचैनी व्याप्त हो गई है। क्षेत्र में वाहन संचार मुक्त जोन घोषित करने से वाहनों के आवागमन पर रोक से लोगों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्र में नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू होने पर कई परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, जिसके चलते व्यापारियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। और चौक थाना अंतर्गत कबीर चौरा स्थित बड़ी पियरी पिपलानी कटरा के पास वाराणसी विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्राधिकरण का कहना है कि जिस मकान को तोड़ा गया वो गलत तरीके से बनाया गया था, जिसमें करीब 5 दुकानें भी बनाई गई थी। हालांकि मकान मालिक का कहना है कि वो प्राधिकरण के इस कदम के खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। सत्ता सरकार के अनुसार ये 80 साल पुरानी हमारी पुश्तैनी दुकान है, जिसमें हमारे दादाजी चाय और मलाई की दुकान किया करते थे। ये जर्जर हो गई थी, इसको हम लोगों ने बनवा लिया। 300 स्क्वायर फीट की दुकान है और बीडीए का नक्शा पास था 1000 स्क्वायर फीट शहर के ऊपर। हम लोग बीडीए में गए, बोले सर गलती हो गया, 300 स्क्वायर फीट का है, आप जो ताबान को जमा कर लीजिए। ये ताबान तो नहीं लिए और हमारा वाराणसी में कोरोना से जंग में लड़खड़ा चुके विश्व की हर व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास चल रहा है। पीएम मोदी ने भारत की व्यवस्था को संभालने के लिए आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र दिया था, जिसे जानकर हर कोई शख्स को सैल्यूट करेगा। हमारी टीम सारनाथ के हिरामनपुर गांव पहुंची। यहां 17 सालों से जितेंद्र वर्मा बिस्तर पर लेटे रहते, हाथों से सिलाई मशीन चलाकर परिवार चलाते हैं। साथ ही बिटिया को BHU से BSc भी पढ़ा रहे हैं। जितेंद्र वर्मा ने मन के जज्बे और हौसले को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। नित्य क्रिया बिस्तर पर करने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। कभी पैरों से सिलाई मशीन चलाने वाले जितेंद्र ने किस्मत की मशीन को हाथों से चलाने का फैसला लिया और जीवन को आगे बढ़ाया। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड दिव्यांगजन सशक्तिकरण के सदस्य डॉक्टर उत्तम ओझा ने कुछ महीने पहले इनको 37,000 रुपये से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिया था। कई सालों बाद वो घर से बाहर निकले थे। इनके लिए कई कारीगरों से बात चल रही है कि टीम इनको जोड़कर रोजगार और दिया जाए। इसके साथ ही इनके घर तक की सड़क और PM आवास के लिए भी बात की जा रही है। दिमाग में आया कि इसी तरह काम चलाना है। साल भर लग गया, 6 महीना तो ये लगा रहा, बेल्ट वेल्ट लगा रहा, मूवमेंट नहीं थे। बेल्ट की वजह से मूवमेंट मना था। 6 महीने बाद फिर धीरे धीरे शुरू किए। पहले पैर से रहा तो सही रहा, हाथ से करने में तमाम प्रकार के फिर मोटर वोटर लगा के मशीन में। संघर्ष तो सर ऐसा है कि पहले तो बहुत हिम्मती आदमी है, क्योंकि हिम्मत के सिवा तो कुछ है नहीं। ऐसे अगर ऐसे लोग आज के डॉक्टर जब वो मानते हैं कि गिरे तो इतना दिन कैसे निकाल लिए, क्योंकि इस टाइप के मरीज बहुत कम इतना संघर्ष कर पाते हैं। हम इनके लिए हम इनको बार बार हम सोचते हैं, हम इनके बड़े भाई हैं, हमने भी संघर्ष किया है, मगर इनका संघर्ष काफ़ी अच्छा है। हारना तो चाहिए ही नहीं, एक ऊपर वाला है, हम लोग 17 साल से उसको देखते हैं कि कैसे वो सहयोग करता है। हारने का तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। जो हार जाते हैं वो बुज़दिल हैं, उनको फिर दुनिया में रहने का अधिकार भी नहीं है। अगर वो हार एक ऊपर वाला है, वो सब कुछ सही करता है। हम तो ये हमारा ही निजी अनुभव हम बता रहे हैं। हम किसी भी खंडहर में गिरने वाले हों, एक है कि बचाता है, तुरंत बचाता है, ये हमारा जीवित प्रमाण हम दे सकते हैं। 2002 के बाद ऑपरेशन हॉस्पिटल से आने के बाद सब कुछ तो ख़त्म ही हो चुका था। कुछ तो हम लोग को पता ही नहीं चला था कि अब हम लोग करेंगे क्या कर। फिर धीरे धीरे इन्होंने दूसरे की सहायता से मशीन चलवा, हम लोग मशीन चलाते थे, ये कपड़ा सिलाई करते थे। फिर करते करते इन्होंने आइडिया लगाया और अपने हिसाब से मशीन तैयार की और फिर थोड़ा बहुत करके काम लोग आते थे, कपड़ा कुछ देते थे सिलने के लिए। धीरे धीरे चलता गया। और अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और आध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति,
अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्मस्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं, किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या, सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ इतना ही। नमस्कार।